हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये जो खान सर का बुक देख रहे हैं ना। सर क्या बोले हैं कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव में हूबहू क्या एग्ज़ाम में हूबहू आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये खान सर का बुक है जिसका नाम है क्वेश्चन किलर। पार्ट कितना है आज का क्लास है 6 है। पेज नंबर 28 में आ जाना है। इसको खोल लीजिए, पेज नंबर 28 में आइए और क्वेश्चन नंबर 14 पे यानी 14 पे आ जाइए। ठीक है, जब आप 14 पे आ जाएंगे या मिलाएंगे तब जाके आपको ये वाला क्लास लगेगा कि हाँ जी क्लियरिटी आपको दिखाई देगा। अगर नहीं खरीदे हैं तो खरीद लेना चाहिए, बहुत अच्छा किताब है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, और देखिए अब मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन पढ़ना है और थ्योरी भी समझना है। क्या दोनों समझना तो ज़रूरी है। तो क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों के लिए बस आप एक स्टोरी सुन लीजिए, मज़े मज़े में कट जाएगा और आसानी से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से कर लेंगे। ठीक, चलिए देखिए कर एक बार देखिए तो सही, एक बार विश्वास करके पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपके हाथ में डिसीजन है। कह रहा है कि आहान कर रहा है उत्सुक होकर, दादाजी ये प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल ये सब क्या है, मैं बहुत उलझ गया हूँ। दादाजी हंसते हुए कह रहे हैं, अरे वाह, आज तो तू इतिहास के टाइम मशीन में घुस गया है। चलो मैं तुझे 3 दरवाजे की कहानी सुनाता हूँ। ये दरवाज़ा समय के 3 बड़े हिस्से की तरह है। पहला दरवाज़ा है प्रागैतिहासिक काल। मेरे दोस्त, इस प्रागैतिहासिक काल को समझिए, है ना। प्रागैतिहासिक काल क्या है, देखिए दादाजी कह रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल है ना, वहाँ के लोग बोलते तो थे ऐतिहासिक काल में, है ना। काल के लोग कह सकते हैं, काल के लोग बोलते तो थे मगर लिखना नहीं जानते थे। प्रागैतिहासिक काल जब था, मान लीजिए कि हम लोगों के दादा जो थे मतलब पूर्वज जो थे, पूर्वज के जीवन काल ही मान लीजिए, है कि नहीं। तो उस समय को मान लीजिए कि ये क्या उस समय क्या था, प्रागैतिहासिक काल था। ठीक है, तो उस समय के लोग क्या बोलते तो थे मगर लिखना नहीं जानते थे। समझ में आया। तो प्रागैतिहासिक काल के लोगों को क्या पता था, बोलना तो जानते थे मगर लिखना नहीं जानते थे। आहान कह रहा है ओह, मतलब उनकी कोई डायरी या किताब नहीं मिली। दादाजी मुस्कुरा कर कह रहे हैं, बिल्कुल, इसीलिए इसे बिना लिखित साक्ष्य वाला काल कहा जाता है। हमें जो जानकारी मिलती है वो गुफाओं की चित्रकला, औजार और हड्डियों से मिलती हैं। देखिए उस समय के लोगों के बारे में अगर आपको जानना है तो लिखित प्रमाण, लिखित साक्ष्य कुछ नहीं मिलेंगे आपको। गुफा से, है ना, गुफा की चित्रकला से, औजार से, हड्डी से, मतलब ये सारी चीज़ें से, है ना, पुरातात्विक जो चीज़ें हैं उसे आप पता लगा सकते हैं कि इस काल के लोग कैसे थे, प्रागैतिहासिक काल के लोग कैसे जीते थे, क्या करते थे, नहीं करते थे। लेकिन लिखित साक्ष्य अगर आप कहेंगे कि हमको पढ़ के जानना है उस समय के लोगों के बारे में, उसके जीवन के बारे में, तो आपको कतई नहीं मिलेगा। आ गया समझ में। आइए फिर दूसरा काल आता है जिसका नाम है आधे ऐतिहासिक काल, है ना। दूसरा जब काल आया तो अब दूसरे दरवाजे पे दादाजी की कहानी है भाई। अब दूसरे दरवाजे पर चलो, जिसे कहते हैं आधे ऐतिहासिक, है ना। अब लोगों ने लिखना शुरू किया। अब देखिए भाई, सब किसी में विकास तो आना ही आना है ना, तो थोड़ी थोड़ी विकास बढ़ रहा है। अब पहले तो साफा नहीं था, लेकिन अब लिखना शुरू किया, कुछ लिखना शुरू किया। ठीक है, मगर हम अभी तक उनकी लिखी भाषा को पढ़ नहीं पाए हैं। मतलब ऐसी लिपि था उन लोगों का, ऐसी चित्रात्मक लिपि था, ऐसे कुछ बनाया था ये लोग कि अभी तक जितने भी धरती पर इंसान आए हैं ना, कोई भी देश के, वो अभी तक उस लिपि को नहीं समझ सके, नहीं पढ़ सके। समझ रहे हैं ना। फिर आहान कह रहा है जैसे सिंधु लिपि, हाँ जी दादाजी कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, वो लोग कुछ लिखते थे पर आज के वैज्ञानिक उसे समझ नहीं पाए हैं, इसीलिए ये काल भी रहस्यमय है ना। तीसरा दरवाज़ा खुलता है ऐतिहासिक काल का। दादाजी कह रहे हैं अब सबसे चमकदार दरवाज़ा है ऐतिहासिक काल। अब लोग लिखते भी थे और हम उसे पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए पहले तो साफा नहीं लिखनी कुछ जानते ही नहीं थे, फिर लिखना शुरू किया तो हम लोगों को आया ही नहीं। फिर अब क्या है, ऐतिहासिक काल में लोग लिखना भी जान गए, पढ़ना भी जान गए। चल भाई
आहान कर रहा है मतलब अब हमारे पास राजा महाराजाओं की कहानियाँ, धर्म ग्रंथ, लेख सब मिल सकते हैं। दादाजी कह रहे सही पकड़ा है ना। यही वो दौर है जब हम पूरे आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि हाँ, अब असली इतिहास की शुरुआत होती है। आहान जोश में आके कह रहा है दादाजी अब तो मेरी किताब का पहला चैप्टर समझ आ गया। 3 काल 3 दरवाजे है ना। प्रागैतिहासिक काल बिना लिखावट वाला, आधे ऐतिहासिक काल लिखावट वाला पर पढ़ा नहीं जा सका, ऐतिहासिक काल सब कुछ लिखा पढ़ा जा सकता है ना। अब मेरे दोस्त 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, हम ना। करा प्रागैतिहासिक काल की विशेषता क्या थी? लिखित साक्ष्य की भरमार था, कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, राजवंशों की सूची थी, धार्मिक ग्रंथों की रचना क्या है? इसका आंसर क्या करेंगे? अब मेरे दोस्त बताइए, दम 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 ईमानदारी से बताइएगा, क्या ये आपके लिए आसान नहीं हुआ? तो आप कहेंगे कि अभी तो पढ़े थे प्रागैतिहासिक काल की विशेषता थी कि कोई लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रागैतिहासिक काल में मानव सभ्यता ने लिखना नहीं सीखा था, इसीलिए इस काल से संबंधित कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलते, है ना। अब 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया? अब इसका आंसर बताइए। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया। तो इसका जो आंसर राइट आंसर होगा वो होगा 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, 3 भागों में। कौन कौन सा भाग? देखिए प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया गया, पुरापाषाण, फिर मध्यपाषाण, फिर नवपाषाण। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया गया, पुरापाषाण, फिर मध्यपाषाण, फिर नवपाषाण आया, है कि नहीं। चलिए अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर कीजिएगा। कहते हैं आधे ऐतिहासिक की मुख्य विशेषता क्या थी? और दूसरा का नंबर जो आधा मतलब आया उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? पहला में तो ना लिखा ना पढ़ल कुछ नहीं, एकदम गोबर है कि नहीं। दूसरा में क्या लिखित साक्ष्य थे पर पढ़े नहीं जा सके, तो दूसरा में हम लोग गोबर हैं, है कि नहीं, हम लोग पढ़ ही नहीं सके। अब आइए देखिए कह रहा है आधे ऐतिहासिक में मानव ने लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन उन लिपियों को पढ़ा नहीं जा सकता, है ना, जैसे सिंधु लिपि थी। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है कि ऐतिहासिक काल किस विशेषता से पहचाना जाता है? ऐतिहासिक काल मौखिक ज्ञान से, चित्रलेखन से, लिखित और पढ़े जा सकने योग्य साक्ष्य से, कोई लिपि नहीं। किससे पहचाना, इसका विशेषता क्या है बताइए। कहता है ऐतिहासिक काल किस विशेषता से पहचाना जाता है? तो इसमें लिखित और लिखा भी गया, पढ़ा भी गया, सब कुछ हुआ है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी। चलिए समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। देख रहा है कि ऐतिहासिक काल वह समय है जब इंसान द्वारा लिखे गए अभिलेख, ग्रंथ आदि अब पढ़े और समझे जा सकते हैं, है ना। यह काल हमें इतिहास को समझने में मदद करता है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप प्रागैतिहासिक काल पढ़ना चाहते हैं ना, तो खान सर का पॉकेट जीके है ना, पॉकेट जीके आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा और जाइएगा पॉकेट जीके वाला प्लेलिस्ट में, उसको खोल के देखिएगा, उसमें सारा का सारा आपको वीडियो मिल जाएगा समझने के लिए। और इसी तरीके से हम उसमें भी बताए हैं एक स्टोरी के द्वारा, एक स्टोरी के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए दूसरा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 15 पे जाइए फिर मिलाइएगा। ठीक है, आहान कह रहा है दादाजी ये पुरातन पत्थर युग क्या बला है और इसमें कौन लोग रहते थे? दादाजी चश्मा ठीक करते हुए मुस्कुरा कर बोल रहे हैं, अरे बेटा इसे ही तो पुरापाषाण काल कहते हैं। बहुत बहुत पहले की बात है, जब इंसान न तो खेती करता था, न कपड़े सिलता था, वो केवल शिकार करता था और जंगलों में क्या करता था, घूमता था। देखिए पुरापाषाण काल के बारे में समझिए, है ना। प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताए थे, प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में बांटा गया है कि नहीं। तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और हो जाएंगे नवपाषाण काल। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फिर कह रहे हैं कि बहुत समय, बहुत बहुत पहले की बात है जब इंसान न तो खेती करता था, न कपड़े सिलता था, वो केवल शिकार करता था और जंगलों में घूमता था। ये पूरा का पूरा बात है। पुरापाषाण को कैसे याद रखेंगे? पूरा का पूरा याद रखिए, है ना, पूरा का पूरा नौटंकी भरा हुआ था। पुरापाषाण काल याद रखेंगे। ठीक है, पूरा माने फुल, फुल पे याद रखिए। और इसमें फूल के अपोजिट एकदम है, जो फूल है ना, फूल के एकदम अपोजिट था। फूल तो भगवान के लिए होता है, तो भगवान की पूजा वूजा करने के लिए आप मांस उस नहीं खाते हैं, है ना। लेकिन इसमें पुरापाषाण काल में केवल लोग शिकार पर ही निर्भर था, जंगलों में घूमता, जंगल में ही कहीं भी सो जाता, है कि नहीं, मतलब कोई ठिकाना नहीं था। आइए कह रहा है अच्छा, पर उस समय कौन लोग रहते थे? क्या वो भी हमारी तरह दिखते थे? दादाजी कह रहे हैं उनका रंग रूप थोड़ा अलग था बेटा। उस समय के इंसान को हम
नेग्रीटो, देखिए नेग्रीटो याद रखेंगे, नेगेटिव याद रहता है नेगेटिव, तो नेग्रीटो याद रखेंगे, नेग्रीटो। और नियंडरस्थल, नियंडर, देखिए नियंडरथल याद रखेंगे, ठीक है। एगो तो निगेटिव याद रखेंगे तो निगेटिव से निग्रेटिव हो जाएगा, नेग्रीटो है क्या ना, नेग्रीटो और नियंडर से वो बलंडर की कुछ गाना निकला हुआ है, उसी से याद रखिएगा। तो नियंडरथल है ना, जातियों के नाम से जानते थे। करा ना उस समय के लोग थोड़ा अलग था, अलग दिखता था उस समय इंसान को, हम नेग्रीटो और नियंडरथल जातियों के नाम से जानते थे। आश्चर्य से कह रहा है आहान, नियंडरथल वो कौन थे? नियंडरथल मानव वो लोग थे जो थोड़े भारी शरीर वाले, ताकतवर और मजबूत जबड़े वाले थे। ये लोग मध्य पाषाण काल में रहते थे। शिकार करना, जड़े, फल खाना और आग जलाना उन्हें आता था, है ना। देखिए मध्य करा ना, ये लोग मध्य पूरा पाषाण काल में रहते थे। देखिए मध्य में आई ही नहीं, मध्य में आई ही नहीं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी, यहाँ देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए कह रहा है यहाँ पे शिकार करना, जड़े, फल खाना और आग जलाना उन्हें आता था। आहान कह रहा है तो क्या वो भी घर बनाते थे? नहीं बेटे, वो गुफाओं में रहते थे या फिर पेड़ों के नीचे। उनके लिए सबसे बड़ी बात खाना ढूंढना और खुद को सुरक्षित रखना। आहान कह रहा है तो ये निग्रेटो लोग कौन थे? दादाजी कह रहे हैं नेग्रीटो याद रखेंगे, नेग्रीटो लोग भारत के दक्षिणी इलाकों और अंडमान द्वीपों में पाए गए। समझिएगा, देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है ना, इसीलिए नेग्रीटो लोग भारत के दक्षिणी इलाकों में अंडमान द्वीपों में पाए गए। ये छोटे कद, काले रंग और घुंघराले बालों वाले लोग थे। आज भी अंडमान के कुछ समुदाय उनके वंशज माने जाते हैं, है ना। अब आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, कह रहा है कि पुरातन यानी पत्थर युग को किस नाम से जाना जाता है? बताइए पत्थर युग को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, क्या हो जाएंगे? आप क्या कहेंगे इसका आंसर बता दीजिए, है ना। चलिए क्या हो जाएंगे सर? तो आप कहेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे पूरा पाषाण काल। क्या हो जाएंगे? पूरा पाषाण काल। देखिए कहता है कि पुरातन पत्थर युग को ही पूरा पाषाण काल कहा जाता है। यह मानव इतिहास का प्रारंभिक काल था, है ना। थोड़ा सा ये अलग से हो गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, है कि नहीं। ध्यान नहीं दिए होंगे इसीलिए ऐसे हो गया है, नहीं तो नहीं हो पाता क्या। चलिए अब हम लोग कहाँ आएंगे? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, है ना। देखिए अब क्वेश्चन नंबर क्या, अब देखिए कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कि पूरा पाषाण काल में कौन सी मानव जाति पाई जाती थी? अरे बाबा आंसर लोग दिख गया ना। पूरा पाषाण काल में कौन सी मानव जातियाँ पाई जाती थी, इसका आंसर बता दीजिए। बताइए अभी दादाजी क्या बताए थे, कौन सी? आप कहेंगे नेगेटिव से बताए थे नेग्रीटो और ब्लेंडर से बताए थे नियंडरथल, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बी इज राइट आंसर। आप देखिए कह रहा है यहाँ पे कि इस काल में मुख्यतः निग्रेटो और नियंडरथल मानव जाति मौजूद थी। ये शिकार करके जीवन यापन करते थे। आ गया समझ में? आया कि नहीं बता दीजिए? आ गया ना। पूरा पाषाण की बात कर रहा है, पूरा पसा दीजिए मार है ना। मार पूरा पसा देना है, लेकिन उस समय के लोग मार भात खाते नहीं थे, है ना। चलिए अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, अरे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये जो 2 के बाद 5 आ गया, इसका रीज़न है कि हमने 2 क्वेश्चन बनाया था, है ना। 2 के बाद क्या गया? 3 और 4 दोनों क्या हुआ? हमने काट दिया। क्यों काट दिया भाई? वो थोड़ा मैच नहीं करा था स्टोरी से, ठीक है, इसीलिए। पूरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे? बस इतना प्यारा क्वेश्चन है कि आप देखते देखते क्या करेंगे, ठीक कर देंगे। क्या कहेंगे? अस्थायी कृषि जीवन, व्यापार जीवन, क्या कहेंगे? औद्योगिक जीवन। आप कहेंगे शिकार और खाद्य संग्रहण पर आधारित थे पूरा पाषाण काल के लोग, ना यही ना कहेंगे। नहीं देखे हैं इसको पूरे तरीके से नहीं पढ़े हैं, जानते हैं तो थोड़ी कम समझ में आएगा, क्योंकि पूरा सेशन आपको देखना पड़ेगा। पूरा सेशन देखने के लिए आपको पॉकेट जीके देखना पड़ेगा, है कि नहीं। देखा था उस समय लोग खेती करना नहीं जानते थे। वे जंगलों में फल कंद मूल इकट्ठा करते थे और शिकार करते थे, बस यही था। 16 नंबर क्वेश्चन के अब फिर से स्टोरी देखेंगे। कहता है
दृश्य है, शाम का समय है। अहान घर की बालकनी में बैठा है, तभी दादाजी हाथ में एक पुरानी किताब लिए आते हैं। कह रहे हैं, अहान उत्साहित होकर कह रहे हैं, दादाजी आज आप क्या दिखाने वाले हैं? दादाजी हंसते हुए कह रहे हैं, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही खास रथ की कहानी सुनाने वाला हूँ। लोहे के पहिए वाला रथ। देखिए, लोहा के पहिए वाला रथ है कि नहीं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अहान, लोहे के पहिए वाला रथ, वो भी 100 ईस्वी में, मतलब बहुत पहले। दादाजी कह रहे हैं, बिल्कुल सोचो अहान, जब न बिजली थी न गाड़ियाँ, तब भारत में रथ चलते थे, और वो भी लोहे के मजबूत पहिए वाले, है कि नहीं। अहान कह रहा है आश्चर्य से, लेकिन दादाजी रथ तो लकड़ी के होते हैं ना। दादाजी कह रहे हैं, शुरू में तो लकड़ी के ही होते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता लोगों ने देखा कि लकड़ी जल्दी टूट जाती हैं। फिर उन्होंने लोहे का उपयोग शुरू किया, जो ज़्यादा टिकाऊ था। खासकर युद्ध में जब रथ तेजी से भागते थे तब लोहे के पहिए काम आते थे। अहान कह रहा है, तो क्या भारत में लोग इतने होशियार थे उस समय? दादाजी बहुत ज़्यादा। 100 ईस्वी में भारत में रथ युद्ध का हिस्सा बन चुका था। भारत योद्धा उस पर बैठकर धनुष बाण चलाते थे। रथ की बनावट में तकनीकी की कौशल होता था, जैसे पहियों की सही मोटाई, रथ की गति और संतुलन। अहान कह, वाह, तो क्या ये रथ सिर्फ युद्ध में इस्तेमाल होते थे? दादाजी नहीं बेटे, कभी कभी राजा लोग इसे यात्रा के लिए भी इस्तेमाल करते थे। जैसे आज VIP लोग कार में चलते हैं ना, वैसे ही राजा लोग रथ पर चलते थे। अहान कह रहा, और लोहे का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ? दादाजी कह रहे, इतिहासकार बताते हैं कि भारत में 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच लोहे का उपयोग शुरू हो गया था, है कि नहीं। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। 15,000 से क्या 1000 ईसा पूर्व क्या लोहे का उपयोग शुरू हो गया था, और 100 ईसा पूर्व तक तो रथ में भी इसका जोरदार इस्तेमाल हो रहा था। अहान कह, ज़्यादातर दादाजी क्या आज के टाइम में कोई ऐसा रथ बचा है? दादाजी कह रहे हैं, कुछ जगहों पर संग्रहालय में रथों की झलक देखने को मिल जाती हैं, और कुछ चित्र या मूर्तियां भी हैं जो बताते हैं कि हमारे पूर्वज कितने कुशल थे। अहान कह रहा है मुस्कुराते हुए, दादाजी एक बात बताइए, अगर मैं रथ बनाऊं तो आप उस पर बैठेंगे? दादाजी हंसते हुए, क्यों नहीं, लेकिन शर्त यह है कि उस पर लोहे का पहिया हो, है कि नहीं। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। आइए, कह रहा है कि ईस्वी सन 100 में लोहे के पहिए वाले रथ का उपयोग किस देश में होता था? क्या मिस्र में होता था कि भारत, चीन, यूनान, किस में होता था? बता दीजिए। तो आप कहेंगे भारत में, है ना। क्या होता था? भारत में होता था। देखिए, कह रहा है ईस्वी सन 1000 में भारत में लोहे के पहिए वाले रथ युद्ध और यातायात दोनों में प्रयोग होते थे, है ना। अब 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्राचीन भारतीय सभ्यता में रथों का प्रमुख उपयोग क्या था? क्या किस लिए रथ चलाते थे? कृषि कार्य के लिए, संगीत कार्यक्रमों के लिए, युद्ध और यातायात के लिए, जल परिवहन के लिए? तो आप कहेंगे सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? सी, युद्ध और यातायात के लिए। कहता है प्राचीन भारत में रथों का इस्तेमाल मुख्य रूप से युद्ध और यात्रा के लिए किया जाता था। ये शक्ति और तकनीकी क्षमता का प्रतीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। क्या कह रहा है? कहता है प्राचीन भारत के रथों में किस चीज़ का उच्च स्तर देखने को मिलता था? बताइए किस चीज़ का? चित्रकारी और संगीत का, तकनीकी कौशल और कारीगरी का, धार्मिक रीति रिवाज का, कृषि यंत्र का? क्या प्राचीन भारत के जो रथ थे, रथों में किस चीज़ का उच्च स्तर देखने को मिलता था? तो अब क्या कहेंगे? आप कहेंगे तकनीकी कौशल और कारीगरी तो खूब होता है भारत में, है कि नहीं। हाँ जी। कहता है रथ निर्माण में भारतीयों की तकनीकी क्षमता और हस्तशिल्प की उत्कृष्टता दिखती थी, जिससे वे युद्ध के लिए अत्यंत उपयोगी होते थे। आइए 4 नंबर का आंसर कीजिए। कहते हैं भारत में लोहे का उपयोग कब शुरू हुआ था? दादाजी बताए थे कुछ। भारत में लोहे का उपयोग कब शुरू हुआ था? बता दीजिए, शुरू कब हुआ था, इसका आंसर करना है। तो आप कहेंगे कितना? 1500 से 1000 बताए थे दादाजी, बताए थे 1500 से 1000 ईसा पूर्व। कहता है भारत में लोहे का उपयोग लगभग 1500 ईसा पूर्व के बाद शुरू हुआ, जिसे कृषि, हथियार और रथ निर्माण में बदलाव आया। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, उसका स्टोरी देखते हैं। अहान कह रहा है उत्साहित होकर, दादाजी आप हमेशा कहते हैं कि हम इंसान बहुत पुराने हैं, पर हमारा पहला दादा कौन था? दादाजी मुस्कुरा कर कह रहे हैं बहुत अच्छा सवाल है अहान। हमारा हाल का पूर्वज था क्रो मग्न मानव, है ना। क्रो, देखिए यहाँ पे क्रो मग्न जो है, मग्न मानव, ये हमारा पूर्वज था। अहान आश्चर्य से क्रो मग्न, ये नाम तो अजीब है, क्या वो हमारे जैसे दिखते थे? दादाजी हाँ बेटा,
वो लगभग 40,000 साल पहले यूरोप में रहते थे और बिल्कुल आधुनिक इंसान जैसे दिखते थे। उनके हाथ पैर मजबूत होते थे और दिमाग भी तेज, है ना। आहान बोला, क्या वे बोलते थे, खेलते थे, हंसते थे? दादाजी कह रहे हैं, हम उसको, दादाजी हंसते हुए कह रहे हैं, बिल्कुल, वे बोल भी सकते थे, सोच भी सकते थे, और सबसे ज़रूरी बात, कला और संस्कृति में बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने गुफाओं की दीवारों पर शिकार के दृश्य बनाए थे जो आज भी मिलते हैं। आहान का मतलब वे कलाकार भी थे, और क्या वे भी होमोसेपियंस ही थे? दादाजी कह रहे हैं, शाबाश, तुमने सही पकड़ा। क्रो-मग्न मानव को होमोसेपियंस यानी बुद्धिमान मानव की जाति का ही माना जाता है। हम सब उसी जाति के वंशज हैं, है ना, होमोसेपियंस। आइए, कहता आहान सोचते हुए कह रहा है, तो हम भी क्रो-मग्न के परपोते हैं? दादाजी हंसकर कह रहे हैं, हाँ बेटा, और इसीलिए हमारे अंदर भी कला, बुद्धि और समझदारी की वही चिंगारी है। दादाजी कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज को क्या कहते हैं? मग्न मनुष्य कहते हैं, मानुष कहते हैं। आइए, 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अरे बाबा रे, चलिए, कुछ देखे नहीं ना। आइए, कहते हैं, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन था? नियंडर, क्रो-मग्न मानव, पैकिंग मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्या था? 1 नंबर का आंसर बताइएगा, क्या हो जाएंगे? 1 नंबर का आंसर बता दीजिए। कह रहा है इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे क्या? क्रो-मग्न मानव। क्या हो जाएंगे? क्रो-मग्न मानव। आधुनिक मनुष्य का हाल का जो पूर्वज, दादाजी से पूछा नहीं कि मेरा पूर्वज कौन थे, दादाजी कह रहे हैं क्रो-मग्न मानव, है ना। देख कह रहा है, क्रो-मग्न मानव को आधुनिक मनुष्य का सीधा पूर्वज माना जाता है। क्रो-मग्न मानव कितने वर्ष पहले यूरोप में रहते थे? कितने वर्ष? दादाजी कितना बताए थे? 40,000 वर्ष पहले। क्या बताए थे? 40,000 वर्ष पहले। क्रो-मग्न मानव लगभग 40,000 साल पहले यूरोप में पाए जाते थे और आज के मनुष्य जैसे दिखते थे, है ना। अब आइए 3 नंबर का आंसर करेंगे। क्या हो जाएंगे 3 नंबर? कहता है कि क्रो-मग्न मानव का शारीरिक रूप किसके समान था? क्रो-मग्न मानव का जो शारीरिक रूप है ना, किसके समान था? बताइए, कैसा था? नियंडरथल था, वानर, आधुनिक मानव, रामापिथेकस था, कैसा था? क्या करेंगे इसका आंसर बताइए। तो आप कहेंगे आधुनिक मानव जैसा था, है ना। तो कह रहे ना, क्रो-मग्न मानव का शारीरिक रूप किसके समान था? तो आधुनिक मानव के समान था, है ना। चलिए, आ रहा है समझ में तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कहता है कि क्रो-मग्न मानव शारीरिक और मानसिक दृष्टि से आधुनिक मानव जैसे ही थे, है ना। 4 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है क्रो-मग्न मानव किस क्षेत्र में विशेष रुचि रखते थे? तो क्या खगोल में रखते थे, व्यापार, कृषि, कहेंगे कला और संस्कृति में बहुत ही रुचि रखते थे, विशेषकर रुचि रखते थे ना। 4 नंबर का आंसर है कि नहीं, बता दीजिए। आया समझ में? अब देख रहा है, क्रो-मग्न मानव गुफा चित्रों, मूर्तियों आदि के माध्यम से अपनी कलात्मक दर्शाते थे जो उनके सांस्कृतिक विकास को दर्शाता है। 5 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है क्रो-मग्न मानव को किस जाति में वर्गीकृत किया गया है? बताइए। कहता है क्रो-मग्न मानव को किस जाति में वर्गीकृत किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? किस में वर्गीकृत किया गया है, इसको क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे होमोसेपियंस कहते हैं, है कि नहीं। तो क्रो-मग्न मानव को होमोसेपियंस जाति में वर्गीकृत किया गया है। कहते हैं क्रो-मग्न मानव को होमोसेपियंस यानी बुद्धिमान मानव की जाति में रखा गया है, जिससे आधुनिक मानव का भी संबंध है। अब आइए 18 नंबर का क्या है, पहले 18 नंबर का देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन पे आप आ जाएंगे अगर बुक खोल के बैठे हुए हैं तो 18 नंबर क्वेश्चन के लिए ये वाला स्टोरी रहा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पानी पी लें। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन के लिए ये स्टोरी रहा। आहान कह रहा है, दोपहर में पेड़ के नीचे बैठते हुए कह रहा है, दादाजी एक सवाल है। दादाजी कह रहे, पूछो बेटा क्या बात है। आहान कह रहा, आपने कहा था कि पहले लोग शिकार करते थे और यहाँ वहाँ घूमते थे, लेकिन फिर खेती कैसे शुरू हुई? दादाजी कह रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। चलो मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी बात सुनाता हूँ, करीब 7,000 साल पहले की। आहान कह रहा, ओहो, तब तो पहिए भी नहीं बने होंगे। दादाजी कह रहा, हाँ बेटा। तब मनुष्य, देखिए ये जो है ना, आहान बहुत सवाल पूछता है। कह तब मनुष्य शिकारी था, जंगल में फल तोड़ता, जानवरों का शिकार करता और हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता। लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने देखा कि जब कोई बीज ज़मीन पर गिरता है तो कुछ दिन बाद वहाँ से पौधा निकल आता है ना। जो बीज गिरता है उसमें से पौधा निकल। आहान का, ओह, तो उन्होंने खेती करना सीख लिया। दादाजी कह रहे, बिल्कुल। धीरे धीरे इंसान ने यह समझ लिया कि अगर बीज बोए जाए
तो अनाज उगाया जा सकता है। इसी तरह उन्होंने जानवरों को पालना भी शुरू किया, जैसे गाय, बकरी, भेड़, है कि नहीं। आहान करा है तो फिर उन्हें इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं हो रही। दादी कहीं सही पकड़ा बेटा। अब जब उनके पास खाना उगाने और जानवर पालने का तरीका था तो उन्होंने अस्थाई घर बनाना शुरू किया। यहीं से गांवों और बस्तियों का जन्म हुआ। आहान कराएं तो क्या ये लोग स्कूल भी जाते थे? दादाजी कह रहे हंसते हुए, नहीं बेटे, तब स्कूल नहीं थे, लेकिन वे जीवन की सबसे पहली पाठशाला में थे, प्रकृति की पाठशाला में। वहाँ से उन्होंने खेती, पशुपालन, जीवन की जीने की कला सीखी। आहान करा वाह दादाजी, तो इंसान ने खेती से ही सभ्यता की शुरुआत की। दादाजी कहा बिल्कुल सही। कृषि की शुरुआत ने ही इंसान को जंगल से निकालकर समाज की ओर बढ़ाया। ये एक बहुत बड़ा कदम था मानव इतिहास में, है ना। अब आ जाइए 1 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कृषि की शुरुआत लगभग किस समय मानी जाती है? कृषि की शुरुआत जो है लगभग किस समय मानी जाती है, लगभग पूछ रहा है। दादाजी पहले ही बता चुके थे, इसका आंसर क्या हो जाएंगे बता दीजिए। चलिए चलिए फटाक फटाक आंसर कीजिए। क्या हो जाएंगे? आप कहेंगे लगभग की बात हो तो 7000, है ना, 7000 ईसा पूर्व। देखिए कह रहा है कृषि की शुरुआत लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है, जब मनुष्य ने शिकार और जंगलों में भटकने की बजाय अस्थायी जीवन शैली अपनाई। उसने पौधों की खेती और जानवरों की पालन शुरू किया, है कि नहीं। 2 नंबर का आंसर करेंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। कह रहा है कृषि की शुरुआत के साथ, है ना, कृषि की शुरुआत के साथ मानव ने क्या करना प्रारंभ किया? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे। कृषि की शुरुआत के साथ मानव जो थे, मानव ने क्या करना स्टार्ट किया? कृषि के साथ शिकार करना, अस्थायी निवास बनाना, समुद्र यात्रा करना, पत्थर के औजार बनाना। क्या बताए थे दादाजी? 2 नंबर का आंसर कीजिए। क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे अस्थाई निवास बनाना शुरू किया ना। पहले तो शिकार था, फिर खेती करना सीखा, फिर अस्थाई निवास बनाना सीखा ना। जैसे ही इंसान ने खेती और पशुपालन सीखा, उसे हर दिन नई जगह जाने की जरूरत नहीं रही। इसी कारण उसने क्या किया? बस्तियां बनाना शुरू किया। अब देखिए कहता है निम्न में से कौन सा व्यवसाय कृषि के साथ जुड़ा था? क्या व्यापार, पशुपालन, शिल्पकार, संगीत? बता दीजिए। 3 नंबर का आंसर कर दीजिए, बता दीजिए। हाँ बताइए। तो आप कहेंगे पशुपालन ही तो, है ना जी। कहता है कौन सा व्यवसाय जो था कृषि के साथ जुड़ा हुआ था? तो पशुपालन जुड़ा हुआ था, है ना। कहता है जब कृषि शुरू हुई तब इंसान ने जानवरों को भी पालना शुरू किया ताकि उन्हें दूध, मांस और खेती में मदद मिल सके। इसे पशुपालन कहा जाता है। आइए 4 नंबर का आंसर कीजिएगा। कहता है कृषि की शुरुआत के समय किस प्रकार की बस्तियां विकसित हुई? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। कहता है कृषि की शुरुआत के समय जो था, है ना, किस प्रकार की बस्तियां विकसित हुई? तो अस्थाई बस्ती थी, किलोबंद बस्ती शहर था, अस्थाई बस्ती पहाड़ी। क्या था? इसका आंसर क्या हो जाएंगे बताइए। आप कहेंगे अस्थाई बस्तियां, है ना। अस्थाई रहेंगे तब जाने इधर उधर जाने की जरूरत नहीं थी, तो अस्थाई बस्तियां ना हुआ जी। कहता है खेतों और जानवरों की देखभाल करने के लिए लोगों को एक ही जगह रहना पड़ा, जिससे अस्थाई गांव और बस्तियां बनी, है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि मानव काल में, है ना, प्राचीन काल में मानव ने किस प्रकार से पौधों और जानवरों के साथ व्यवहार करना शुरू किया? बताइए प्राचीन काल में मानव ने किस प्रकार से पौधों और जानवरों के साथ व्यवहार शुरू किया? इसका आंसर क्या हो जाएंगे बताइए। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, बताइएगा। तो आप कहेंगे व्यवस्थित पालन पोषण, है ना, व्यवस्थित पालन पोषण करना शुरू किया। कह रहा है कि कृषि युग में मनुष्य ने सिर्फ शिकार और जंगली बल खाने की बजाय पौधों की देखभाल करना और जानवरों की क्या पालन शुरू किया, ताकि नियमित भोजन और सहायता मिल सके। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कृषि की शुरुआत के बाद मानव का प्रमुख व्यवसाय क्या बन गया? प्रमुख जो व्यवसाय था वो क्या बन गया था? इसका आंसर कीजिए। क्या हो जाएंगे इसका आंसर मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट? तो आप कहेंगे अनाज उगाना और पशुपालन, है ना। कृषि की शुरुआत के बाद मानव का प्रमुख व्यवसाय जो था, व्यवसाय वो क्या क्या बन गया जी? अनाज उगाना, पशुपालन करना, है कि नहीं। चलिए अब आ जाइए। कह रहा है कि जब मनुष्य ने पौधे उगाने और जानवर पालने की तकनीक सीख ली, तब उसका मुख्य काम खेतों की देखभाल और पालतू पशुओं से क्या लाभ
लेना बन गया, है ना। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन समझने के लिए आ जाइए। आहान कह रहा, आहान दादाजी के बगीचे में बैठा हुआ है। दादाजी कह, दादाजी आपने कहा था कि इतिहास भी एक कहानी की तरह होता है, तो क्या उससे पहले भी कोई कहानी थी? दादाजी हंसते हुए कह रहे हैं, बिल्कुल थी बेटा, उस समय की ही तो हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी इतिहास से पहले का समय। ठीक है, आहान का मतलब जब लोग कुछ लिखते ही नहीं थे। दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल सही, उस समय कोई लिखित दस्तावेज या किताबें नहीं थी, लेकिन लोग थे और उनकी ज़िंदगी भी एक रोमांचक कहानी थी। आहान कह रहा है वो लोग क्या करते थे दादाजी? दादाजी कह रहे हैं आंखें बंद करके कल्पना करते हुए कह रहे हैं, सोचो एक घना जंगल है, आदमी और औरतें पेड़ों के नीचे रहते हैं, वे शिकारी और संग्राहक हैं, मतलब शिकार करते हैं और पेड़ पौधों से खाना जमा करते हैं। आहान चौंकते हुए कह रहा है, क्या उनके पास घर नहीं थे? दादाजी कह रहे हैं शुरुआत में नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने गुफाएं चुनी और फिर छाल और लकड़ी से झोपड़ियाँ बनाई। वे धीरे धीरे स्थिर जीवन जीने लगे। आहान कह रहा है उनके पास स्कूल था? दादाजी हंसते हुए कहे, नहीं बेटा, लेकिन उनके पास औजार थे, पत्थर काटकर भले बनाना, लकड़ी की चीज़ें और आग जलाना, ये सब बड़ी खोज थी। आहान कह रहा है और वो बोर तो नहीं होते थे? दादाजी कहें शायद नहीं, क्योंकि उन्होंने कला भी बनाई, गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए, और सबसे बड़ी बात उन्हें जंगली जानवरों से लड़ना पड़ता था, क्योंकि जानवर कभी भी हमला कर सकते थे। आहान उत्साहित होकर कह रहा है, तो दादाजी प्रागैतिहासिक काल मतलब एक ऐसा समय जब लोग जिंदा रहने के लिए लगातार लड़ते रहते थे बिना कुछ सीखे। दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल, और उस समय को ही हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसका इतिहास नहीं लिखा गया पर जिसे इतिहास की नींव रखी, है ना। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? अब क्वेश्चन, अरे अब देखिए क्वेश्चन आ गया, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जब राजा शासन करते थे, जब सभ्यता विकसित हुई थी, जब कोई लिखित प्रमाण नहीं था। हाँ जी, ये अपना राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन फिर भी जब अब बुक में लिखा हुआ है तो फिर तो समझाना पड़ेगा ही ना। देखिए कह रहा है प्रागैतिहासिक काल वह समय था जब मानव जीवन के बारे में कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं थी, यह इतिहास से पूर्व का युग था। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कहता है कि प्रागैतिहासिक काल के लोग मुख्यतः क्या करते थे? बताइए, प्रागैतिहासिक काल के लोग मुख्यतः क्या करते थे? इसका राइट आंसर पता है आपको? पता है तो बता दीजिए, क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा जी? तो प्रागैतिहासिक काल के लोग मुख्यतः व्यापार करते थे, तो नहीं, शिकार संग्राहक थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? शिकार संग्राहक थे, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रागैतिहासिक मानव शिकार करते थे और जंगल से फल, बीज, जड़ें आदि इकट्ठा करके भोजन करते थे। अब आइए प्रागैतिहासिक, कह रहा है प्रागैतिहासिक काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? स्कूलों की स्थापना प्रमुख विशेषता थी, तो नहीं। लिपि और लेखन नहीं। औजारों और कला का विकास हुआ इस समय, है कि नहीं, तो यही प्रमुख विशेषता थी। अब देखिए कह रहा है इस काल में मानव ने पत्थर के औजार बनाए और गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए, जिससे कला का भी विकास हुआ। अब देखिए कह रहा है प्रागैतिहासिक काल में लोग किस प्रकार के स्थान पर रहते थे? राजमहल में रहते थे? नहीं। गुफाओं, देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है भाई, राजमहल देने की क्या जरूरत है बेचारे को, तो गुफा इसका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए कह रहा है कि शुरुआती समय में मानव प्राकृतिक गुफाओं में रहता था, जो उसे मौसम और जानवरों से बचने में सहायक थी, है ना। 5 नंबर का आंसर करेंगे, प्रागैतिहासिक काल की कौन सी बात सत्य है? लोग कृषि करना जानते थे। कह रहा है लिपि का आविष्कार हो चुका था? नहीं। लोग पशुपालन कर चुके थे? कोई लिखित प्रमाण नहीं था। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई लिखित प्रमाण नहीं था, है ना। चलिए कह रहा है यहाँ पे कोई लिखित प्रमाण नहीं था। प्रागैतिहासिक काल की मुख्य विशेषता यही है कि उस समय से जुड़े किसी भी घटना या जीवन की जानकारी लिखित रूप में नहीं है। अब आइए 20 नंबर पे आते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन का थ्योरी पे आते हैं, ठीक है। चलिए 1 सेकेंड दीजिएगा मेरे को। आइए 20 नंबर का समझते, 20 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं स्टोरी के द्वारा। कहता है आहान बगीचे में खेलते हुए कहा, दादाजी आप कहते हैं कि पहले इंसान जंगलों में रहते थे, लेकिन वे अकेले नहीं
नहीं डरते थे क्या? नहीं डरते थे क्या? दादाजी कर हंसते हुए, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। हाँ, शुरू में तो इंसान अकेले ही रहता था और जानवरों से डरता भी था, लेकिन एक दिन उसने एक बहुत समझदार काम किया। आहान करे क्या किया दादाजी? दादाजी कह रहे उसने कुत्ते को पालतू बना लिया। यही वो पल था जब नवपाषाण काल, यानी है ना, नवपाषाण काल में इंसान ने पहली बार किसी जानवर को अपना दोस्त बनाया। कहने का मतलब है कि जो नवपाषाण काल है ना, नवपाषाण काल में पहली बार किसी जानवर को पालतू बनाया गया और वो जानवर कोई और नहीं था, कुत्ता था, है ना। भौंकने दो साले को। और देख कहता है सिर्फ कुत्ता और कोई जानवर नहीं, दादाजी कह रहे पहले कुत्ता ही था। वो इंसान के साथ रहता, उसके साथ शिकार पर जाता और रात में उसकी सुरक्षा करता। फिर धीरे धीरे इंसान ने भेड़, बकरी, गाय, सुअर, मुर्गी जैसे जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू किया। हान कह रहे हैं ये सब जानकर जानवर क्यों पाले गए? दादाजी कह रहे हैं कुछ से दूध मिला, कुछ से मांस, कुछ से ऊन और कुछ ने सुरक्षा में मदद की। इंसान अब हर दिन शिकार पर जाने की जगह खुद खाना उगाने और पालने लगा, है कि नहीं? आहान करे यानी अब इंसान जंगल में घूमता नहीं था। दादाजी करे हाँ, अब वो अस्थाई गांव में रहने लगा, खेत में अनाज बोता, है ना, जानवर पालता और दूसरों के साथ मिलकर एक गाँव जैसा समाज बनाता। आहान करे मतलब उस समय इंसान पहली बार किसान बना। दादाजी कह रहे बिल्कुल, नवपाषाण युग में ही इंसान शिकारी से, है ना, शिकारी से किसान बना और घुमंत से अस्थाई बना। आहान कह रहे हैं वाह, तो दादाजी सबसे पहला दोस्त कुत्ता था। मुस्कुराते हुए दादाजी कह रहे हैं हाँ बेटा, कुत्ता इंसान का सबसे पुराना और वफादार दोस्त है, तभी तो आज भी हम उसे मैंस बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, है ना। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। कहता है मनुष्य द्वारा पहली बार पालतू बनाया गया पशु कौन था? बता दीजिए। क्या हलवा नहीं है? बोलिए, है कि नहीं है? चलिए, कह रहा नवपाषाण काल में सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया। कुत्ते शिकार और सुरक्षा में सहायक होते थे। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है कि नवपाषाण काल में मनुष्य ने किस उद्देश्य से जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया? क्या सजावटी के लिए किया? तो कहेंगे नहीं। पूजा के लिए? नहीं। शिकार, सुरक्षा, उपयोग के लिए? तो आप कहेंगे हाँ जी, है ना। तो नवपाषाण काल में मनुष्य के उद्देश्य यही जानवर का पालतू बनाना था कि शिकार, सुरक्षा, उपयोग के लिए, है ना। कह रहा है कि इस काल में जानवरों को पालतू बनाकर मनुष्य ने दूध, मांस, ऊन और खेती में सहायक शक्ति के रूप में क्या किया? उपयोग करना शुरू किया। 3 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है निम्न में से कौन से पशु नवपाषाण काल में पालतू बनाए गए थे? बता दीजिए। कहता है निम्न में से कौन से पशु थे नवपाषाण काल में जो थे पालतू बनाए गए थे? कौन से पशु? बताइए। कह रहा है बकरी, गाय, शेर। अरे बाप रे, शेर ना जी। कहता है कि गाय, हाथी, बकरी। हाथी नहीं। कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय। हाँ, ये राइट हो जाएंगे। ऊंट नहीं था, हाथी नहीं थी, गधा नहीं था, है ना। तो अपना सी से राइट आंसर हो जाएगा। कहता है नवपाषाण काल में क्रमशः कुत्ता, फिर भेड़, बकरी, गाय, सुअर और मुर्गियों को पालतू बनाया गया था। अब देखिए, कह रहा है नवपाषाण काल में पशुपालन के साथ साथ कौन सी नई सामाजिक व्यवस्था विकसित हुई? घुमंतु जीवन था? तो कहेंगे नहीं। युद्ध प्रणाली थी? नहीं। अस्थाई कृषि समुदाय था? तो कहेंगे हाँ जी। साम्राज्य निर्माण नहीं था, अस्थाई कृषि समुदाय हो गया था, है कि नहीं। 4 नंबर का आंसर। अब आइए, अब क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 4 नंबर तो हो गया। कहता है पशुपालन और कृषि के विकास के कारण मनुष्य ने अस्थाई गांव बसाने शुरू किए जो सामूहिक जीवन की शुरुआत थी। आई है। नवपाषाण काल किस विशेषता के लिए जाना जाता है? बता दीजिए। किस विशेषता के लिए नवपाषाण काल? केवल शिकार पर निर्भर जीवन था, खाना बदोश जीवन था, कृषि, पशुपालन, गांव बसाने की शुरुआत हुई थी, लिपि और लेखन की शुरुआत नहीं। इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएंगे? आप कहेंगे कृषि, पशुपालन, गांव बसाने की शुरुआत इसी काल में हुआ था, नवपाषाण काल में। तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। कहता है नवपाषाण काल में मनुष्य ने खेती और पशुपालन शुरू किया तथा अस्थायी रूप से गांव में रहने लगे। 21 नंबर क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है। कहता है कि एक शाम आहान छत पर बैठा अपने खिलौने से खेल रहा था, तभी दादाजी हाथ में एक पुरानी किताब लेकर आ गए। कह रहे हैं दादाजी मुस्कुराते हुए कि आहान, क्या तुम जानते हो आज से हजारों साल पहले इंसान कैसे रहते थे? आहान उत्साहित होकर कह रहा हाँ, वो गुफाओं में रहते थे और शिकार करते थे ना।
दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल सही, लेकिन फिर एक समय आया जिसे हम नवपाषाण काल या नियोलिथिक के युग कहते हैं। ये करीब 9500 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। अब देखिए नवपाषाण काल है ना, इसका एक और नाम है नियोलिथिक, है ना। नियो नौ से ये भी आ रहा है, तो नियो नौ नया, है ना, तो नियोलिथिक युग कहते हैं। नवपाषाण काल को क्या कहते हैं? नियोलिथिक युग, है ना। तो नवपाषाण से नौ से याद रखेंगे नीओ, है ना। जैसे जियो हम लोग कहते हैं ना, जियो, तो याद रखेंगे नियो और लिथिक उसी में लगा देंगे। ली थी क्या पैसा मेरा ली थी है कि नहीं, लिथिक को आ जाएंगे। चलो तो नियोलिथिक आ जाइए। कह रहा है आहान, इसमें क्या खास बात हुई दादाजी? दादाजी कह रहे हैं इस समय इंसान ने खेतों में अनाज उगाना, जानवरों को पालना और एक ही जगह बसना शुरू किया। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए, कपड़े बुने और पत्थर के औजार को चमका कर धारदार बनाया। आहान करें यानी उन्होंने गांव बसाना शुरू किया। दादाजी कह रहे हाँ बेटा, इसी समय से अस्थाई बस्ती की शुरुआत हुई। ये इंसान इतिहास का बहुत बड़ा मोड़ था, है ना। ये इंसानी इतिहास का बहुत बड़ा मोड़ था। अब वे सिर्फ शिकारी नहीं रहे, वे किसान भी बन गए थे, है ना। आहान हैरान होकर कह रहा है कि और इसी वजह से हम आज मकान में रहते हैं ना। दादाजी हंसते हुए कह रहे हैं बिल्कुल, अगर वे लोग खेती और गांव बसाने की शुरुआत नहीं करते तो हम आज भी जंगलों में भटक रहे होते। 1 नंबर का आंसर कीजिए। नवपाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो हमने बताया था कि जियो याद ना रख के नियो याद रखिए। नी ओ ली थी, क्या ली थी? पैसा ली थी। कौन कजली के है कि नहीं, नियोलिथिक आ जाइए। क्या हो जाएंगे राइट आंसर? ये हो जाएंगे नियोलिथिक। आइए कहता है नवपाषाण काल को अंग्रेजी में नियोलिथिक एज कहते हैं। यह पाषाण युग का अंतिम चरण था जब मनुष्य ने खेती, पशुपालन, सजावट शुरू किया। अब 2 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है नवपाषाण काल की एक मुख्य विशेषता क्या थी? केवल शिकार, अस्थाई बस्ती, लोहे के औजार, केवल यात्रा। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इसका जो मुख्य विशेषता थी अस्थाई बस्ती था, है ना। अस्थाई बस्तियाँ थी, है कि नहीं। चलिए 2 नंबर का हो गया। 2 नंबर का हुआ कि नहीं? हो गया। आइए कह रहा है इस काल में मनुष्य ने घुमंतु जीवन छोड़कर गाँव में अस्थायी रूप से रहना शुरू किया। खेती और पशुपालन की शुरुआत ने यही संभव किया। 3 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है नवपाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? सबसे पहले बताइए। हलुआ है कि नहीं सर, है ना, तो कुत्ता हो जाएगा। कहता है कुत्ता मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर था जिसका उपयोग सुरक्षा और शिकार में होता था। 4 नंबर का आंसर कीजिए। नवपाषाण काल में औजार कैसे होते थे? कच्चे और बिना धार के कहेंगे ना, लकड़ी के ना, पॉलिश किए हुए पत्थर के, लोहे के बने हुए, आप कहेंगे पॉलिश किए हुए पत्थर के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बता दीजिए क्या हो जाएंगे सर? तो आप कहेंगे पॉलिश किए हुए पत्थर के, है कि नहीं। कहता है इस काल में पत्थर के औजार को चमकाया और धारदार बनाया जाने लगा जिससे वे खेती और अन्य कामों में उपयोगी हो गए। 5 नंबर का आंसर कीजिए। कहता है नवपाषाण काल में मनुष्य ने निम्न में से क्या नया करना शुरू किया? शिकार करना नया था, गुफा में रहना नया था, मिट्टी के बर्तन बनाना नया था, धातु का उपयोग करना नया था। क्या नया था बता दीजिए, क्या नया था? तो आप कहेंगे मिट्टी के बर्तन बनाना नया था। इसका राइट आंसर यही हो जाएंगे, है ना, मिट्टी के बर्तन। कहता है मनुष्य ने इस काल में मिट्टी से बर्तन बनाना, कपड़े बुनना और खाना पकाने की तकनीक विकसित की। अब आज 22 नंबर क्वेश्चन के तरफ आप लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे थोड़ा। कह रहा है एक शाम आहान ने पूछा दादाजी सबसे पहले इंसान कैसे रहते थे? उनके पास तो घर, मोबाइल, बाइक कुछ भी नहीं था, तो फिर कैसे रहते थे? दादाजी मुस्कुराए और बोले बिल्कुल सही, चलो आज तुम्हें बहुत पुराने ज़माने के एक बहादुर इंसान की कहानी सुनाता हूँ जिसे हम क्वाटजाइट पुरुष कहते हैं। है ना, क्वाटजाइट पुरुष कहते हैं। देखिए क्वाटजाइट पुरुष, आहान ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, दादाजी बोले बहुत पुराने ज़माने को पूरा पाषाण युग कहते हैं। उस ज़माने के इंसान जंगलों में रहते थे, खाना खोजते खोजते घूमते रहते थे, है कि ना, पूरा पाषाण स्टार्टिंग था। और पत्थरों से बने औजार से शिकार करते थे। वे तेज और चमकीले पत्थरों जैसे क्वाटजाइट से हथियार बनाते थे, है ना। आहान हैरान होकर बोला और खाना कैसे पकाते थे? दादाजी ने आँखों को गोल करते हुए कहा बिल्कुल नहीं पकाते थे बेटा। पहले तो उन्हें आग जलानी भी नहीं आती थी, लेकिन एक दिन एक बुद्धिमान इंसान ने 2 पत्थर को रगड़ा
और चमक निकाली। फिर सूखी घास में आग लगा दी गई। अरे वाह! हान जोर से चिल्लाया। वाह वाह, आग जलाने वाला इंसान सुपर हीरो होगा। दादाजी हंसते हुए बोले, हाँ, उसी को हम पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी खोज मानते हैं, आग का आविष्कार। इस खोज ने मनुष्य की ज़िंदगी बदल दी। अब वह जंगली जानवरों से खुद को बचा सकता था, है ना, खाना पका सकता था और ठंड में गर्म भी रह सकता था। क्या उन्होंने ड्राइंग भी बनाई थी? आहान ने पूछा। दादाजी बोले, हाँ, उन्होंने गुफाओं की दीवारों पर चित्र भी बनाए, जिसे आज हम भी चित्र कहते हैं। जानवरों के चित्र, शिकार के दृश्य और कुछ रहस्यमयी चिन्ह, ये सब उन्होंने चित्रों के जरिए बताया, है ना। आहान मुस्कुराया और बोला, दादाजी, अगर मैं भी 2 पत्थर रगड़ूं तो क्या आग निकल जाएगा? दादाजी हंसते हुए कहा, अब तो गैस स्टोव है बेटा, लेकिन कभी जंगलों में खो जाओ तो यह ज्ञान काम आएगा। आइए 1 नंबर क्वेश्चन कीजिए। कहता है, पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? क्या नहीं पता? पता है कि नहीं बताइए? इतना आसान हो गया यार, तभी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए, करा ना, पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? तो आग का आविष्कार तुरंत धुआं कर दिया, है कि नहीं। चलिए, कह रहा है कि पूरा पाषाण युग में मनुष्य ने पहली बार आग जलाना सीखा, जो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इससे वह खाना पका सका, ठंड से बचा और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा कर सका। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, पूरा पाषाण युग के लोग किस चीज़ से औजार और हथियार बनाते थे? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएंगे। तो उस समय क्या था जी? पत्थर ही था। तो पत्थर ही था ना जी, पत्थर ही तो था। तो पत्थर से कहता है, पूरा पाषाण काल के लोग कठोर पत्थरों जैसे क्वार्टजाइट से औजार और हथियार बनाते थे, इसीलिए उन्हें क्वार्टजाइट पुरुष भी कहा जाता है ना। आइए, कहता है, क्वार्टजाइट पुरुष किस युग से संबंधित है? बताइए। उत्तर वैदिक युग। यहाँ क्या हो जाएंगे? पूरा पाषाण काल इसका राइट आंसर। क्या ही पढ़ना है, दिख रहा है। क्वार्टजाइट एक प्रकार का कठोर पत्थर है जिसका उपयोग पूरा पाषाण युग में हथियार बनाने के लिए होता था, इसीलिए उस काल के मनुष्य को क्वार्टजाइट पुरुष कहा गया, है कि नहीं। 4 नंबर का आंसर करेंगे, पूरा पाषाण युग के लोग कहाँ रहते थे? बताइए। ईंटों के मकान में, किले में रहते थे, जंगलों और गुफाओं में, मिट्टी की झोपड़ियों में? क्या कहेंगे आप? कहेंगे जंगलों में और गुफाओं में रहते थे पूरा पाषाण काल के लोग, है कि नहीं। राइट आंसर बताइए। हाँ, अब आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है, प्राचीन मनुष्य अस्थायी घर नहीं बनाते थे, वे गुफाओं में या जंगलों में अस्थायी और अस्थायी रूप से रहते थे और भोजन के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। 5 नंबर का आंसर कीजिए। पूरा पाषाण युग के लोग दीवारों पर चित्र बनाते थे, इसे क्या कहते हैं? बताइए। दीवारों पर जो चित्र बनाते थे उसे भिचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भिचित्र कहते हैं। आइए, कहता है, पूरा पाषाण युग के लोग गुफाओं की दीवारों पर जानवरों और शिकार के चित्र बनाते थे, इस चित्र को भिचित्र कहा जाता है, जो आज भी कुछ गुफाओं में देखे जा सकते हैं। 23 नंबर समझिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करना है? समझना है। अब आइए 23 नंबर समझते हैं। कहता है, सुबह का समय आहान अपने दादाजी के साथ बैठा है और किताब में गुफाओं के चित्र देख रहा है। आहान कह रहे, दादाजी, ये जो गुफा की दीवार पर जानवर की तस्वीर बनी है, ये किसने बनाई थी? दादाजी हंसते हुए कह रहे हैं, ये किसी कलाकार ने नहीं, बल्कि हमारे बहुत बहुत पुराने पूर्वज ने बनाई थी बेटा। जब इंसान जंगलों में घूमते थे, पत्थरों के औजार इस्तेमाल करते थे और गुफा में रहते थे, तब की बात है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए, प्रागैतिहासिक काल में यही सब कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको, है ना। तो वो सब चीज़ें आ रही हैं, आप बस क्वेश्चन मिलाइएगा अपना। कह रहा है, अरे वाह, तो क्या वो लोग भी पेंटिंग करते थे? दादाजी कह रहे हैं, बिल्कुल, उसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये बहुत प्राचीन युग था जब इंसान शिकार करता था और अभी खेती करना नहीं सीखा था। आहान कह रहा है उत्साहित होकर, और भारत में ऐसी सबसे पहली पेंटिंग कहाँ मिली? दादाजी कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छा सवाल है। भारत में सबसे पहली पूरा पाषाण काल की कलाकृति हमें पोलावरम, है ना, पोलावरम नाम की जगह से मिली थी। ये चेन्नई के पास है। पुलाव कभी खाए हैं? खूब खाते हैं हम लोग गाँव में, ब्याह शादी में, है कि नहीं। पुलाव, तो उसी पुलाव से याद रखेंगे, पुलाव और उसी में रम जाइए, खाते खाते रम जाइए, पुलाव रम, है कि नहीं। तो पुलाव रम में मिली थी। भारत में सबसे पहली पूरा पाषाण काल की कलाकृति हमें पोलाव रम नाम की जगह से मिली थी। ये चेन्नई के पास है। ये कहाँ है? चेन्नई के पास। अब देखिए, आहान कराए किसने ढूंढी थी ये? दादाजी करें एक अंग्रेज विद्वान थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट, है ना, रॉबर्ट ब्रूस फुट, याद रखिएगा। अब देखिए, इसी ने खोजा था, है कि नहीं। उन्होंने वहाँ से हस्त कुठार
हस्त कुठार खोया था वो हमारे देश में पूरा पाषाण युग की पहली खोज मानी जाती है। आहान करा वो और कोई जगह जहाँ ये गुफा चित्र मिलते हैं? दादाजी का हाँ बेटा, और भी कई जगह हैं, जैसे भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, और डिडवाना राजस्थान है। वहाँ की गुफाओं में जानवर शिकार और हाथों की निशान बने हुए हैं, है कि नहीं? आहान कर रहा है दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी ऐसी गुफा खोजूंगा। दादाजी मुस्कुरा कर रहे हैं, जरूर मेरे बेटे, हो सकता है तुम कोई नई प्राचीन गुफा खोज निकालो और दुनिया तुम्हें इतिहासकार कहे। आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं भारत में पूरा पाषाण युग की प्रथम कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई थी? बताइए, प्रथम जो कलाकृति हुई थी, प्राप्त मिला था, रिसीव हुआ था कहाँ से? अभी तो पुलाव खाए थे भर भर पेट, याद है कि नहीं है याद? चलिए, पोलावरम। कहते हैं भारत में पूरा पाषाण युग की पहली कलाकृति पोलावरम चेन्नई से प्राप्त हुई थी। यही वो स्थान है जहाँ रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में पहली बार पूरा पाषाण काल का हस्त कुठार खोजा था, है ना, यानी हैंड एक्स, है कि नहीं? अब आइए 2 नंबर कह रहा है, भारत में पूरा पाषाण काल का पहला हस्त कुठार किसने खोजा था? अभी तो बताए थे किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूस फुट, है ना, रॉबर्ट से याद रखेंगे, रॉबर्ट ब्रूस फुट। अब आइए, कहता है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पोलावरम में भारत का पहला पूरा पाषाण हस्त काठूर खोजा, जिससे भारत में इस युग के अध्ययन की शुरुआत हुई। 3 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है निम्न में से कौन सा स्थान पूरा पाषाण चित्रकला से संबंधित नहीं है? बताइए। डिडवाना तो है, देखे थे, है ना, बेलन घाटी भी है, भीमबेटका भी है, लेकिन पाटलिपुत्र नहीं है। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है नहीं है, निम्न में से कौन सा स्थान जो है पूरा पाषाण चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो पाटलिपुत्र है। कहता है भीमबेटका मध्य प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश और डिडवाना राजस्थान, ये सभी स्थल पुरान पाषाण काल की कलाकृतियों से संबंधित है, जबकि पाटलिपुत्र मौर्यकालीन नगर था। 4 नंबर पे आएंगे। कहता है निम्न में से कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है जहाँ गुफा चित्र मिलते हैं? इसका आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सा स्थल है मध्य प्रदेश में स्थित है जहाँ गुफा चित्र मिले हैं? मध्य प्रदेश में है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पता है क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएंगे भीमबेटका। देखे थे? अभी नहीं देखे तो स्किप पीछे करके देखिएगा। कहता है भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित एक गुफा स्थल है जहाँ से पूरा पाषाण काल के चित्र मिले हैं। यहाँ शिकार जानवर हाथी के चित्र प्रमुख हैं। 5 नंबर का आंसर कीजिए। हस्त कुठार का क्या अर्थ है? हाथ से पहना जाने वाला आभूषण, पत्थर से बना औजार, मिट्टी का बर्तन, लकड़ी की नाव। क्या हो जाएंगे? 5 नंबर का आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। समझ में आ रहा है तो बता दीजिए क्या हो जाएंगे। आप कहेंगे पत्थर से बना औजार, है ना, हैंड एक्स, पत्थर से बना औजार। आइए, कह रहा है हस्त कुठार यानी हैंड एक्स एक ऐसा औजार होता था जिसे इंसान हाथ से पकड़कर पत्थरों को काटने, शिकार करने और चीज़ें बनाने के लिए उपयोग करता था। 24 नंबर क्वेश्चन समझिएगा स्टोरी के माध्यम से। कह रहा एक दिन आहान अपने दादाजी के साथ घर के बगीचे में खेल रहा था। अचानक वह जमीन पर खुदा एक पुराना गड्ढा देखकर चौंक गया। हान करा दादाजी ये गड्ढा कैसा अजीब है, क्या लोग कभी ज़मीन के अंदर रहते थे? दादाजी हंसते हुए बोले, बहुत अच्छा सवाल किया बेटा। हाँ, एक समय ऐसा था जब लोग ज़मीन के गड्ढों में रहते थे और इस युग को हम नवपाषाण काल कहते हैं। ज़मीन के नीचे रहते थे तो नवपाषाण काल में, है ना। हान करा अच्छा, तो क्या वो लोग गुफाओं से बाहर आ गए थे? दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल। जैसे जैसे इंसान ने खेती करना और जानवर पालना सीख लिया, वो एक जगह बसना चाहता था और उसने गड्ढों में घर बनाना शुरू किया। आइए, आहान कह रहा है उत्साहित होकर, दादाजी कहाँ मिले ऐसे गड्ढे वाले घर? दादाजी कह रहे हैं ये खास घर बुर्ज होम नाम की जगह पर मिले, जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है जी? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है बुर्ज होम, है ना। बुर्ज खलीफा नहीं याद रखेंगे, बुर्ज होम याद रखेंगे। वहाँ खुदाई में वैज्ञानिक ने गड्ढों में बने ऐसे घर पाए हैं जिनमें लोग रहते थे, खाना पकाते थे और अपने पालतू जानवरों को भी रखते थे, है ना। आहान कह रहा है वो गड्ढों में क्यों रहते थे कि क्या उन्हें डर लगता था? दादाजी कह नहीं बेटा, वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि सर्दियों की ठंड से बच सके और जानवरों के हमलों से सुरक्षित रहे। ऊपर से वो इंसान गड्ढों पर छप्पर जैसी छत भी बना लेते थे। आहान करा मुस्कुराते हुए, तो बुर्ज होम के लोग असली इंजीनियर थे। दादाजी कह रहे हैं सही कहा। वे खेती करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और अपने जानवरों को भी पालते थे। उन्होंने जीवन को जमीन के गड्ढों में भी समुंदर बना दिया था।
आहान कर अब तो मैं भी कभी बुर्ज होम जाना चाहूँगा। दादाजी कह रहे हैं और वहाँ की मिट्टी को छूकर नवपाषाण काल के लोगों को धन्यवाद भी देना। एक नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, कभी कभी हो जाता है ना जी। कहते भारत में नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बता दीजिए। इतना इजी सवाल है, बताइए कितना इजी सवाल है। तो बताइएगा क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, बता दीजिए। तो बता दीजिए। आप कहेंगे बुर्ज होम तो होगा। भारत में नवपाषाण कालीन गड्ढे आवास है ना, आवासों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से मिले हैं? बस बुर्ज होम से मिले हैं। कहता है बुर्ज होम श्रीनगर जम्मू कश्मीर एक प्रमुख नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है जहाँ गड्ढों में बने प्राचीन आवास मिले हैं। यह दर्शाता है कि उस समय के लोग सर्दी से बचने और जानवरों से सुरक्षा के लिए जमीन के भीतर घर बनाकर रहते थे ना। 2 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है बुर्ज होम नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? राज्य की बात आ जाएगा तो राज्य करेंगे ना। राज्य की जब बात आएगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे जम्मू कश्मीर। क्या कहेंगे सर? तो कहेंगे जम्मू कश्मीर में, है ना। तो बुर्ज होम नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। तो बुर्ज होम श्रीनगर के पास जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह स्थल नवपाषाण युग की जीवन शैली को दर्शाता है, विशेष रूप से गड्ढे आवासों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। 3 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है 3 नंबर कि नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के ऊपर लोग क्या बनाते थे? पत्थर की छत बनाते थे कि लकड़ी की छत की, मिट्टी की छत की, घास फूस की छत बनाते थे? तो इसका आंसर जो है हो जाएंगे घास फूस फेंक देते थे, है ना जी। छत तो संभव नहीं था। कह रहा है कि गड्ढे आवासों को ढकने के लिए लोग ऊपर घास फूस या लकड़ियों से बनी छत डालते थे जिससे उन्हें ठंड से बचाव मिल सके। 4 नंबर का आंसर करेंगे। 4 नंबर का कह रहा है कि नवपाषाण युग के लोग गड्ढों में क्यों रहते थे? बारिश से बचने के लिए, आधुनिक सुविधा से बचने, जानवर और ठंड से बचने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? जानवर और ठंड से बचने के लिए। वाह। आइए, कहता है नवपाषाण कालीन लोग सुरक्षा और मौसम की कठिनाइयों से बचने के लिए जमीन में गड्ढे खोदकर वहां रहते थे। इससे उन्हें गर्मी और ठंडी दोनों से राहत मिलती थी। वाह। 25 नंबर आइए क्वेश्चन पे देखते हैं क्या हो रहा है। कहता है एक दिन शाम को हान और उसके दादाजी छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और हान ने पूछा, दादाजी आप हमेशा कहते हो कि हम इंसान पहले जंगलों में रहते थे, पर वे लोग रहते कहाँ थे? दादाजी मुस्कुराकर बोले, बहुत अच्छा सवाल है आहान। चलो आज तुम्हें एक मज़ेदार जगह की सैर कराता हूँ, भीमबेटका। कहाँ जाएंगे हम लोग? दादाजी के साथ में अभी तैयार हो जाइए, पैकिंग कर लीजिए, है ना। भीमबेटका, है ना, भीमबेटका जाने वाले हैं। आहान की आंखें चमक उठी, क्या वो कोई पार्क है दादाजी? दादाजी के बोल रहे हैं कि नहीं बेटा, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक पुरानी पहाड़ी इलाका है जिसे क्या कहते हैं? भीमबेटका, है ना। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में क्या है? एक पुरानी पहाड़ी इलाका है जहाँ पुरापाषाण काल के लोग रहते थे, है ना जी। अब ये जगह आज भी उनके शैल चित्रों यानी गुफाओं की दीवारों पर बनाए चित्रों के लिए मशहूर है। तो क्या उन्होंने पेंटिंग बनाई थी? दादाजी आरव पूछ रहा है। दादाजी बिल्कुल। दादाजी बोले ये लोग गुफाओं की दीवारों पर शिकार, नृत्य, जानवरों और अपने जीवन के दृश्य बनाते थे। किसी से बनाते थे? आहान ने पूछा उत्सुक होकर के। प्राकृतिक रंगों से, जैसे मिट्टी, पेड़ की छाल और कोयले से। सोचो आहान, जब हमारे पास पेन पेंसिल नहीं थे तब भी मनुष्य अपनी बात चित्रों से कहता था, है ना। तो दादाजी आरोप करा, तो दादाजी भीमबेटका को क्या कहा जाता है? इसे भारत का प्रागैतिहासिक मानव संग्रहालय भी कहा जाता है ना जी, क्योंकि ये हमें आदि मानव के जीवन की झलक देता है। और जानो क्या, वहाँ 750 से ज़्यादा क्षेत्रालय मिले हैं, शैलाश्रय मिले हैं ना, शैलाश्रय मिले हैं। कर वाह। तो हम वहाँ घूमने जा सकते हैं। हाँ, खुशी से कहा दादाजी। कह रहे जरूर बेटा, एक दिन जरूर चलेंगे, है ना। पर उससे पहले चलो इसकी जानकारी से कुछ सवाल हल करते हैं। दादाजी मुस्कुरा कहा। अब आइए भीमबेटका। कहता है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बर्तन, मिट्टी के बर्तन के लिए, चावल उत्पादन के लिए, प्राचीन शैल चित्रों के लिए, लोहे के औजार के लिए। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे प्राचीन शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। आप देखिए, करा भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्थल प्राचीन गुफाओं और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है जो आदि मानव के जीवन को दर्शाते हैं ना। 2 नंबर का आंसर करेंगे। कहते हैं भीमबेटका भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। क्या हो जाएंगे इसका आंसर बताइए। तो 2 नंबर का आंसर बता देंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। क्या हो जाएंगे 2 नंबर का आंसर? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश हो जाएंगे। इसमें बड़ी बात क्या है?
बड़ी बात की इंडस्ट्री के लोगों से। कहते हैं भीमबेटका मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है ना। भीम से याद रखेंगे मध्य, है ना। जब भीम बोलता है तो मध चूता है, इसे याद रखिए। तो भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के राज्य के। और राय, अब देखिए जब भीम बोलेगा तो मध चुएगा, तो राय भी तो राय सलाह तो लेगा तभी तो बोलेगा। तो रायसेन याद रखेंगे, रायसेन जिले में स्थित है। और यह प्राचीन मानव के निवास और उसकी कला का अद्भुत उदाहरण है। 3 नंबर का आंसर कीजिए। कहता है भीमबेटका को क्या कहा जाता है? भारत का पहला नगर, भारत का प्रागैतिहासिक संग्रहालय कहा जाता है, भारत का सबसे पुराना मंदिर, भारत का पुराना बंदरगाह, क्या कहा जाता है? भीमबेटका को क्या कहा जाता है? तो भारत का प्रागैतिहासिक मानव संग्रहालय कहा जाता है भीमबेटका को। और देखिए कह रहा है भीमबेटका को भारत का प्रागैतिहासिक मानव संग्रहालय कहा जाता है क्योंकि यहाँ आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र मिले हैं जो उनके जीवन की कहानी बताते हैं। आइए, भीमबेटका में लगभग कितने शैलाश्रय पाए गए हैं? बताए थे दादाजी ना? हाँ जी। कितना बताए थे? 750 बताए थे, है ना। 750 क्या है? शैलाश्रय हैं। अब देखिए कहता है भीमबेटका में लगभग 750 से शैलाश्रय हैं, जिसमें से कई परादी मानव द्वारा बनाए गए चित्र और दृश्य आज भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। शैलाश्रय का मतलब समझिएगा। देखिए शैलाश्रय वह स्थान होता है जहाँ लोग पहाड़ की गुफाओं या चट्टानों के नीचे शरण लेते हैं। प्राचीन काल में मानव ऐसे शैलाश्रय में रहता था, चित्र बनाता था और शिकार से बचने के लिए छिपता था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। तो आगे क्लास कंटिन्यू रहेगा और क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जाइए क्वेश्चन क्लियर खरीदिए, है कि नहीं। क्वेश्चन क्लियर खरीद करके सारे क्वेश्चन मिलाइए, क्या सब कुछ हमें याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। जो चीज़ें हम यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं क्या हमारा क्लियर है कि नहीं है ना, है कि नहीं बताइए। तो ये सारी चीज़ें आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में अगर हम बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है ना। तो बताने की क्या ज़रूरत है, अगर आपको पढ़ना है वाकई अच्छे से तो आप खरीद लेंगे, खरीद करके क्या करेंगे, मिलाएंगे और उसको देखते रहेंगे, ठीक है। सेशन देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।